121 लोगों का मारा जाना कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों। हाथरस के उस सत्संग में कम से कम 121 लोग मारे गए हैं। कम से कम 116 महिलाएं। लल्लन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे ने यह तस्वीर पेश की है। यह दूध की एक बोतल है। दूध की बोतल पीने वाला वो बच्चा अब बर्फ की सिल्ली पर लेटा हुआ है। यह हकीकत है उस सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची, उसकी हकीकत है। मगर भारतीय जनता पार्टी अब भी डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है, गंदी राजनीति खेल रही है। वो एक तस्वीर को वायरल कर रही है जिसमें वो भोले बाबा अखिलेश यादव के साथ दिखाई देता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता में है बताइए? केंद्र और राज्य में कौन सत्ता में है? सबसे बड़ी बात, अगर अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल भी हो रही है तो उससे क्या साबित होता है? आसाराम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अडवाणी जी भी आसाराम के साथ दिखाई दिए थे। भाजपा के बड़े बड़े नेता आसाराम के साथ दिखाई दिए। भाजपा ने आज तक मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप बलात्कारी राम रहीम को 1 दर्जन बार पैरोल पर क्यों रिहा कर देते हैं? आखिरकार अदालत को दखल देना पड़ता है। हरियाणा के तमाम मंत्री इस बलात्कारी के दरबार के सामने नतमस्तक हैं। सजा मिलने के बाद भी कई भाजपा के नेता इसके दरबार में पहुंचते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा आखिर एक बलात्कारी को पैरोल पर क्यों रिहा करती है? अगर गुनाह है तो यहां दिखाई दे रहा है ना कि आप एक बलात्कारी को पैरोल पर रिहा कर रहे हैं। एक बलात्कारी के प्रति आपका नर्म रवैया है। सबसे बड़ी बात, उस भोले बाबा के काले कारनामों का जिक्र कोई क्यों नहीं कर रहा है? बड़ी बात, यह आदमी इतना ताकतवर क्यों हो गया, इसका जिक्र कोई क्यों नहीं कर रहा है? अखिलेश यादव नाराज हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी तस्वीर वायरल हो रही है, उन्होंने इशारा किया कि यह भारतीय जनता पार्टी की घटिया किस्म की राजनीति है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोग हो, पार्लियामेंट, 2-2 पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा। अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या, यहां खड़े हैं हम लोग। दोस्तों, इतनी बड़ी त्रासदी, मगर कम से कम कुछ लोगों को सद्बुद्धि मिल रही है। बागेश्वर धाम, जो अपने मंच पर बैठकर न जाने कितनी अनर्गल बातें करते हैं, उनका एक संदेश जारी हुआ है अपने समर्थकों के नाम कि भीड़ मत करिएगा। सुनिए अपने अंदाज में उन्होंने किस तरह से अपने समर्थकों से अपील की। शुक्र है थोड़ी सद्बुद्धि तो आई। सुनिए बागेश्वर धाम क्या कह रहे हैं। आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं बहुत व्यापक तरीके से, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही, 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा, वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, भाजपा असल मुद्दों से क्यों भाग रही है? आखिर क्या वजह है कि ये बाबा इतने ताकतवर हो जाते हैं? हकीकत यह है दोस्तों, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो,
चाहे वो प्रदीप हों, ये जो तमाम लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मदद करते हैं। बागेश्वर धाम ने तो बिहार में जाकर हिंदू राष्ट्र की बात की थी, संविधान के खिलाफ बात की थी। ये खुलकर भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार तक करते हैं, इसीलिए कभी भी इनके खिलाफ सख्त कानून नहीं आएंगे। चलिए मैं 2 कदम और आगे जाके कहता हूं। ईसाई धर्म में, इस्लाम में और उसी तरह से हिंदू धर्म में, जितने भी धर्मों में ये फर्जी बाबा हैं, उनके खिलाफ आप सख्त कानून लाइए ना। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, और यही है अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह। अखिलेश कह रहे हैं ऑक्सीजन की जिम्मेदारी मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। केंद्र में भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है। किसने रोका है इन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने को लेकर? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है? दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्व गुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बनो ना बनो, ऑक्सीजन तो दे दो, दवाई तो दे दो, इमरजेंसी में किसी की मदद तो कर दो। एक्शन ये चाहते हैं। मैंने सुना नहीं आपने, मैंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए वहां। किसने रोका है आपको? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सदन के अंदर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दा उठाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भाई कर्नाटक में और महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून है। जब इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो क्या करती हैं सरकारें? इस मुद्दे का ठीकरा सिर्फ प्रशासन पर फोड़ा जाएगा। जी हां, सिर्फ प्रशासन पर। आखिर एक आयोजन में इस कदर हजारों की संख्या में लोग कैसे पहुंच गए? यह सवाल तो उठाया जाएगा ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा सदन के अंदर भी उठाया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू, ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाइए। थैंक यू सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा एक कानून बना जो अंधश्रद्धा के खिलाफ, जो वही अंधश्रद्धा, वो पूरा मेरे को एक्ट का ये माना, अंधश्रद्धा के लिए कर्नाटक महाराष्ट्र में कानून बने हैं, उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए और इसके ऊपर पाबंदी लगाइए। अब भी भाजपा सरकार जो है, हाथरस में जो घटना हुई उसके पीछे कोई साजिश ढूंढने की कोशिश कर रही, और यही सवाल अखिलेश यादव से भी पूछा गया। अखिलेश से पूछा गया कि मुख्यमंत्री इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। सुनिए अखिलेश ने किस तरह से इस बात का जवाब दिया। साजिश है या दुर्घटना है ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। सर एक आखिरी सवाल, जब 50,000 की अनुमति थी तो 2.5 लाख लोग वहां पर, ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें।
प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती, इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। 2 बाबा हैं, किसे गिरफ्तार करें। खैर ये तो राजनीतिक बयान था, मगर मेरी अपील मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, आप खुद एक धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं, आप एक मंदिर के महंत रहे हैं, धर्म और अधर्म के फर्क को जानते हैं, ढोंग और आस्था के फर्क को जानते हैं। मेरी आपसे अपील, और एक बहुत ही संजीदा अपील है, कि ऐसे ढोंगियों पर कंट्रोल लाइए। ये कदम आप ही उठा सकते हैं, और अगर आप ऐसे ढोंगियों पर काबू लाएंगे तो आप पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि धार्मिक है। अगर आप ये कदम उठाएंगे तो भाजपा का दुष्प्रचार तंत्र आप पर हमला भी नहीं बोलेगा, क्योंकि भोले बाबा की जो करतूतें, इस सो कॉल्ड बाबा की जो करतूतें सामने आ रही हैं ना, वो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने वाला हूं, जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। मैं आपके सामने एनडीटीवी की 2 खबरें रखना चाहता हूं दोस्तों, जिनमें 3 बड़ी बातों का जिक्र है। सबसे पहले आपके सामने यह खबर, हाथरस के बाबा पर लगे हैं यौन शोषण के आरोप, पुलिस की नौकरी से किया गया था बर्खास्त। यह है इस आदमी का काला अध्याय, यह है इस आदमी का काला अतीत। एनडीटीवी इस खबर पर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। हाथरस की घटना के बाद एनडीटीवी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख डीजीपी प्रकाश सिंह से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा को उत्तर प्रदेश पुलिस से बर्खास्त किया गया था। उन्होंने बताया कि सूरजपाल सिंह पर 5-6 केस दर्ज हैं, इनमें यौन शोषण के आरोप भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनकी भाव भंगिमा को देखकर कभी नहीं लगता है कि वो आईबी में काम कर चुके हैं, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बताएगा कि वो आईबी में काम करता है। उन्होंने कहा कि सूरजपाल सिंह के कृत्य को देखते हुए उनके अतीत की भी जांच कराई जानी चाहिए। यह बात पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने एनडीटीवी को बताई। मैं आज इनके तमाम जो समर्थक हैं उनसे अपील करना चाहता हूं, यह आदमी इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं भगोड़ा है, भाग गया है। इसके मन में इतनी सी भी करुणा नहीं है कि कम से कम 116 महिलाएं जो हैं उनकी मौत हो गई है। थोड़ी सी भी इसके मन में करुणा नहीं है। वो वहां रुक सकता था, जो औरतें कुचली जा रही थी उन्हें बचा सकता था, मगर वो अपनी जान बचाकर भाग गया। उस पर कोई हमला भी नहीं होने वाला था। अगर वो अपनी कार से उतरकर महिलाओं की मदद करता तो उसका रुतबा अपने समर्थकों में बढ़ जाता, मगर वो भाग गया। इसीलिए इसे कई लोग एक फ्रॉड बता रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती। एनडीटीवी की एक और खबर, हाथरस वाले बाबा का खुला काला चिट्ठा, शराब से लेकर शबाब तक का है आदि। चश्मदीद ने खोली पोल। एक चश्मदीद है जिसका नाम है रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह क्या कह रहा है उस पर गौर कीजिएगा। रंजीत सिंह ने कहा है कि मेरे पापा इनके आश्रम में 15 साल रहे हैं। भोले बाबा का जहां गांव है हम वहीं से हैं। मेरा बचपना उसी गांव में गुजरा है। बाबा के पिताजी नन्हे बाबू थे जो किसान थे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसे दिए। इसके बाद यहां लोग आने शुरू हुए। ये एजेंटों को पैसा देकर ये कहलवाता था कि उनको बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। इस तरह से आदमी एजेंट बनाता था और जनता को मूर्ख बताता था कि उनकी उंगली पर चक्र दिख रहा है। इसीलिए आप कई जगह पर ऐसी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे दोस्तों, जिसमें इस आदमी को कृष्ण का अवतार बताया जा रहा था। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कुछ एजेंट कहते हैं अरे बाबा की उंगली पर चक्र है। कुछ मासूम और भोले लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर कुछ लोगों को चक्र दिख रहा है तो वाकई चक्र होगा। इसीलिए वो औरतें वहां पहुंची, भगदड़ मची और कम से कम 116 औरतों की मौत हो गई। न जाने कितने बच्चों की मौत हो गई।
मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह आदमी लड़कियों का भी आदी था। सही सुना आपने। एनडीटीवी क्या कहता है इस पर? रंजीत ने आगे बताया कि बाबा के आश्रम में 16-17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें यह अपनी शिष्या बताता है। वो इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। साथ ही बाबा सिगरेट और शराब का आदी है। यह बाबा नहीं बल्कि पाखंडी बाबा है। बहादुर नगर में कई लोगों की मौतें हुई हैं, जो मैंने भी देखी हैं। जिन लोगों की मौतें हुई, ना उनके शव का कोई पता लगा, ना कुछ। आप इस बात पर गौर कर रहे हैं दोस्तों, हर जो ढोंगी बाबा है उसका इसी तरह से इतिहास दिखाई देता है। आसाराम बलात्कार के मामले में जेल में है, हत्या के आरोप लगे हैं। इसके अलावा हम ये नहीं भूल सकते, बलात्कारी राम रहीम, इन पर भी हत्या का आरोप लगा था। ये तमाम मुद्दे थे ना, ये तमाम मामले अदालत के सामने थे और कई मामलों में ये लोग दोषी साबित हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आंखें कब खुलेंगी? आप कब देखेंगे कि किस तरह से आपको बर्बाद किया जा रहा है? या इसका दोष भी आप मुझ पे मढ़ेंगे जो आपके सामने हकीकत रख रहा है? बताइए। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए मैं ये मुद्दे लगातार उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।